हाय, मैं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कंटिन्यूअम, हाइपोथेसिस और कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल। तो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल क्यों है, क्या है, कहाँ से आए, कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस क्यों लिया गया, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यूज़ क्या है, इस चीज़ को मैं पूरा अच्छी तरीके से फोकस करूँगा, एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई मैटर लें तो मैटर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है तो वो उसके बीच में स्पेस होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होता है, खाली होता है। तो अगर उस स्पेस को अगर हम लोग सॉलिड बॉडी में देखें तो स्पेस काफ़ी कम होता है, क्योंकि सॉलिड बॉडी में वो रिजिड होता है और उसमें स्पेसेस बहुत कम होता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से उसमें जो एटम्स होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन अगर गैस में देखें हम लोग तो वो ना स्पेस, गैसेस या फिर कोई फ्लूइड में देखें, लिक्विड में, तो उसमें गैसेस के बीच में, फिर नहीं सॉरी, मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, तो इसमें हम लोग कंटिन्यूअस नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ हम लोग मूव कर रहे थे तो हर जगह एटम मिल रहा था, मॉलिक्यूल्स मिल रहा था। यहाँ हम लोग मूव करेंगे तो हर जगह नहीं मिलेगा, यहाँ पे है ही नहीं। फिर मूव किया, यहाँ मिला मिला मिला, यहाँ है नहीं, मतलब इसमें हर जगह कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसे हम लोग कंटिन्यूअस मानते हैं एक हाइपोथेसिस के अनुसार से। वो हाइपोथेसिस जो है ना वो कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस कहलाता है। मतलब कि हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो है ना वो कंटिन्यूअस है, उसी चीज़ को बोलते हैं कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस वो कहता है कि एज्यूम कंटिन्यूअस मैटर विथ नो होल्स, मतलब यहाँ पे हम गए तो यहाँ बीच में होल मतलब कुछ है ही नहीं, खाली स्पेस मिल गया यहाँ। लेकिन हम लोग कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस में ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स या फिर जो फ्लूइड है वो ना कंटिन्यूअस है। ठीक है, वो कैसे एज्यूम कर सकते हैं कंटिन्यूअस? वो अलग अलग स्केल पे अलग अलग होगा, जैसे कि अलग अलग स्केल मतलब अलग अलग डायमेंशन पे। अब इसे समझते हैं, इस अलग अलग डायमेंशन जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या, अलग अलग स्केल का मतलब क्या। एक्चुअली इसी अलग अलग डायमेंशन या फिर स्केल को समझाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल आया। लेकिन मैं ये एग्जांपल समझाऊंगा, उसी के अंदर ये चीज़ आ जाएगा और इस चीज़ को स्पेशली समझाना नहीं पड़ेगा। मतलब अभी हाइपोथेसिस से ही सब कुछ समझ में आएगा, इंपॉर्टेंस क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल का। जैसे हम लोग ऐसा करते हैं कि एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स फील्ड है। अब गैस मॉलिक्यूल्स फील्ड है तो ना हम लोग उसमें गैसेस फ्लो मूव कर रहे हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स। एक छोटा सा हाइपोथेटिकल वॉल्यूम लेते हैं। इस छोटा सा हाइपोथेटिकल बाउंड्री मतलब एक छोटा सा बाउंड्री एज्यूम करते हैं कि एक छोटा सा बाउंड्री है, वो है नहीं एक्चुअली में, एज्यूम करते हैं फॉल्स बाउंड्री। उस फॉल्स बाउंड्री को हम लोग देखेंगे, उसमें से कुछ फ्यू मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, ये इसको बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। एक छोटा सा कंट्रोल वॉल्यूम लिए, ठीक है, CV कंट्रोल वॉल्यूम। तो उसमें देखेंगे तो फ्यू मॉलिक्यूल्स है। अगर इसका हम लोग डेंसिटी फाइंड करेंगे इस छोटा सा वॉल्यूम का, तो डेंसिटी ऑफ जितना इस मॉलिक्यूल्स था अपन उसका वॉल्यूम आएगा। लेकिन ये गैस मॉलिक्यूल्स तो रैंडमली मूव कर रहा है, मतलब इसमें ऐसा एक केस हो सकता है जब गैस मॉलिक्यूल बाहर मूव कर जाए, है ना। तो उस समय हम लोग डेंसिटी फाइंड करेंगे, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगी, क्योंकि उस समय दो ही मॉलिक्यूल इसके अंदर रहेगा, बस इसका वॉल्यूम तो सेम ही है ना। ये जो डेंसिटी यहाँ निकाल रहे हैं, ये मास अपॉन वॉल्यूम में जो मास है इसका मास है इस मॉलिक्यूल्स का, और जो वॉल्यूम है इसका है कंट्रोल वॉल्यूम का, है ना, कंटेनर का। वो एक जो एज्यूम किए हैं जो कंटेनर, ठीक है। तो अगर एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया तो यहाँ पे दो ही मॉलिक्यूल बचा, तो मतलब अगर डेंसिटी फाइंड करेंगे तो मास तो कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल बाहर चला गया, और वॉल्यूम वैसे ही रहा तो डेंसिटी घट जाएगा। एक और केस हो सकता है जब मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की ओर आ जाए, तो उस समय डेंसिटी और बढ़ सकता है। मतलब अगर हम लोग एक छोटे स्केल में कोई वॉल्यूम लिए जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहा है अलग अलग टाइम पे। मॉलिक्यूल्स का ये जो डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है अलग अलग टाइम पे। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि कोई इतना बड़ा हम लोग वॉल्यूम ले लें, एज्यूम कर लें कि जिसमें ना अगर एक दो मॉलिक्यूल्स बाहर भी चला जाए फिर अंदर भी आ जाए ना, तो कुछ खास फ़र्क ना पड़े। मतलब अगर इसमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया, तो उस समय हम लोग डेंसिटी फाइंड करेंगे तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार फिर भी तो बहुत सारे हैं ना मॉलिक्यूल्स। अगर एक अंदर भी आ गया तो भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो वॉल्यूम है
ये जो कंट्रोल वॉल्यूम हाइपोथेटिकल जो किया एज्यूम, इसमें हम लोग ये मान सकते हैं कि चलो यार एक तरीके से कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि इसे हम बड़े स्केल में देख रहे हैं। छोटे स्केल में देखते तो ये कंटिन्यूअस नहीं दिखता, क्योंकि इसमें थिनी मॉलिक्यूल से काफ़ी स्पेस है, लेकिन हम लोग इसे बड़ा वॉल्यूम करके देख रहे हैं, बड़े स्केल में देख रहे हैं, रेफरेंस मेरा बड़ा है देखने का। तो क्या हो रहा है ना, इसमें एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब इसे हम कंटिन्यूअस मान सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो कंटिन्यूअस हाइपोथेसिस क्या था कि हम कंटिन्यूअस मान रहे थे इसे, तो कंटिन्यूअस हम तब मान सकते हैं जब ये हाइपोथेसिस तभी एप्लीकेबल है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है बहुत ज़्यादा होगा। किसके अंदर? इज़ वेरी हाई। किसके अंदर? इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, सबसे पहला चीज़ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए कंटिन्यूअस हाइपोथेसिस मानने के लिए। लेकिन अब तो दूसरी बात यह है कि ठीक है ज़्यादा तो हो गया, लेकिन छोटे में हम लोग क्यों नहीं मान सकते? मतलब चलो छोटे में नहीं, अब हमें ये पता करने कि ये कंटेनर कितना बड़ा होना चाहिए। ये कंटेनर इतना छोटा भी हो सकता था, जो कंट्रोल वॉल्यूम जो एज्यूम कर रहे हैं हम लोग वो छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, या फिर उससे और छोटा हो सकता है, फिर उससे और बड़ा हो सकता है। मतलब इस जो कंट्रोल वॉल्यूम एज्यूम कर रहे हैं उसका वॉल्यूम वेरी कर सकता है। जैसे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, बहुत ही अजीब सा। इसे ना एक कंट्रोल वॉल्यूम एज्यूम की, उसमें ना छोटा सा एज्यूम की, बहुत छोटा, ठीक है। उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, उसका डेंसिटी फाइंड करेंगे तो कुछ टाइम पे डेंसिटी इसका मास वॉल्यूम होगा, उसमें उसके अंदर मास है, इसका वो वॉल्यूम। लेकिन एक टाइम पे जब ये बाहर चला जाएगा, अलग अलग टाइम पे मॉलिक्यूल मूव कर रहा हो, तो उस समय तो मास जीरो हो जाएगा इसके अंदर, लेकिन मतलब उस समय डेंसिटी जीरो हो गया, तो उस समय एकदम जो एरर आएगा ना वो 100% एरर आएगा। मतलब अगर छोटे स्केल में हम लोग देख रहे हैं, छोटा कंट्रोल वॉल्यूम ले रहे हैं, तो एरर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हम लोग उसे बढ़ाते जा रहे हैं तो हमें एरर कम मिल रहा है इस डेंसिटी का, ठीक है। लेकिन बढ़ा कितना बड़ा, हमारे बॉक्स जो एक छोटा सा बॉक्स होता है उतना बड़ा, घर के इतना बड़ा, या फिर पूरा दुनिया के इतना बड़ा, ब्रह्मांड के इतना बड़ा, कितना बड़ा लेंगे हम लोग, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए आता है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल। कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल हम लोग ऐसे करते हैं डिफाइन कि यार छोटे से लो, छोटा से बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, अब इतना बड़ा कर दो कि जिसके बाद कुछ डेंसिटी का खास वेरिएशन ना आए। मतलब उसके बाद हम लोग और बड़ा करेंगे ना तो उसमें तो वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन उसे थोड़ा छोटा, मतलब इस पोजीशन पे रखें तो उस पोजीशन पे एक मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, एक मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, तो उसमें ना डेंसिटी का खास फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है इस कंट्रोल वॉल्यूम में। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये कंट्रोल वॉल्यूम एकदम सही है, इसमें डेंसिटी का खास वेरिएशन नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग डेंसिटी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पढ़ाई करना चाहें तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो ठीक है, इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल। कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल यहाँ पे होगा इसका डायमीटर, जो इसका जो है ना इस वॉल्यूम का डायमीटर, मतलब एक सिस्टम का जो ये सिस्टम है उसका डायमीटर होगा, उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल को LS से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका इस कंट्रोल वॉल्यूम का जो डायमीटर होगा वो होगा, मतलब कि इस वॉल्यूम में कुछ भी डेंसिटी का वेरिएशन नहीं हो रहा है, बहुत इसका एरर कम है, मतलब डेंसिटी वेरिएशन बहुत कम है, डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट। तो इसका हमें ये पता चल जाता है कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ के लिए डेंसिटी कुछ खास वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल। और इसी में हम लोग इसी के करस्पॉन्डिंग, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल के करस्पॉन्डिंग हम लोग कंटिन्यूअस मान सकते हैं, मतलब हम कंटिन्यूम हाइपोथेसिस मान सकते हैं, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि एक पाइप है, उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक पाइप है उसमें गैस या फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल जो हम लोग लेते हैं ना, वो पाइप का डायमीटर लेते हैं। अलग अलग प्लेस पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल अकॉर्डिंग टू फ्लूइड या गैस अलग अलग लेते हैं, है ना। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल जो आया है, ये इंजीनियरिंग में या फिर जो थर्मोडायनेमिक्स में या फिर किस चीज़ में, ये जो साइंटिफिक वर्ड है उसका इम्पोर्टेंस, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल वो डिफरेंट होता है, एक फिक्स नहीं होता कि यहाँ ले लिए तो LS ही होगा हमेशा हर जगह वर्ल्ड में, वो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि ये पाइप के लिए इसका डायमीटर पाइप हो गया, यहाँ फ्लो कर रहा है। एक कंटेनर के लिए हम लोग एज्यूम कर लिए कि मिनिमम
कितना होगा कि उसमें डेंसिटी वेरिएशन नहीं होगा। यहाँ पे भी पाइप के लिए इसलिए अज्यूम किए क्योंकि इसमें अगर छोटा स्केल लेते हैं यहाँ डेंसिटी वेरिएशन होता है, लेकिन अगर बड़ा पाइप ले लिए तो वहाँ पे उसमें खास डेंसिटी वेरिएशन नहीं होगा फ्लूइड फ्लो में। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल उतना हम लोग लेते हैं कि मिनिमम कितना हम लोग ले उस लेंथ को कि जिसमें ना उस कोई खास प्रॉपर्टी का वेरिएशन ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल हम लोग करते हैं डिफाइन। तो आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने बना के रखे हैं उसे देखिए, और भी फर्दर वीडियोस में लाने वाला है उसे भी देखिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस चीज़ को। थैंक यू।